नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के तहत चैप्टर 2 को प्रागैतिहासिक काल। इसके पहले हमने इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा है दोस्तों। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी दोस्तों, इतिहास किसे कहा जाता है? जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी दोस्तों, लेख कला तो उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। तो दोस्तों, ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार है। तो दोस्तों, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो ये शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एक पहिए का नव पाषाण काल में हुआ है। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। तो दोस्तों, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो नव पाषाण काल में। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपकम था। तो दोस्तों, कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अतिरंपकम से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सा था? तो ये गेहूं और जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो दोस्तों, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के तहत सिंधु सभ्यता को। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी।
सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है और इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल कौन सा है, तो ये सुतकांगडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीर है जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में है तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जिसे भी कहा जाता है, ये एक नगरीय सभ्यता थी और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। अब ये 6 कौन कौन सा है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवारीवाला, चौथा धौलावीरा, पांचवा राखीगढ़ी तथा छठा है कालीबंगन। तो याद रखिएगा दोस्तों, 6 बड़े शहर कौन कौन से हैं, 6 बड़े नगर, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण है कि लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत तथा नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये लोथल जो कि गुजरात में है और कालीबंगन जो कि राजस्थान से में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इधर हम लोग पढ़ लेते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार। इसके तहत है दोस्तों आयातित वस्तुएं और परदेश, यानी कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ से आयातित होती थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, तांबा कहाँ से आयातित किया जाता था दोस्तों, तो खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से। तो तांबा दोस्तों खेतरी से, बलूचिस्तान से और ओमान से आयातित किया जाता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। तो चांदी दोस्तों अफगानिस्तान एवं ईरान से। नेक्स्ट है दोस्तों सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। तो सोना दोस्तों कहाँ से आयातित किया जाता था, तो कर्नाटक से दोस्तों, अफगानिस्तान से और ईरान से। तीन अफगानिस्तान और ईरान से आयातित किया जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, तीन किस देश से आयातित किया जाता था, तो ये अफगानिस्तान और ईरान से।
नेक्स्ट है दोस्तों गोमेद। गोमेद ये सौराष्ट्र से आयातित किया जाता था। तो गोमेद दोस्तों सौराष्ट्र से आयातित किया जाता था। नेक्स्ट है लाजवर्द। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। सीसा। सीसा दोस्तों ईरान से आयातित किया जाता था। तो सीसा दोस्तों कहाँ से आयातित किया जाता था? तो ईरान से दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ भी कहा जाता था की मूर्ति मिली है। कहाँ से दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है कि उनके चारों तरफ कौन से जानवर थे। तो हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो हड़प्पा की मोहरों से दोस्तों सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रो में मिले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मनके बनाने के कारखाने हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से एवं चनहुद्रो से। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है दोस्तों? तो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों। तो ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियां होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। तो याद रखिएगा ये दोस्तों, ग्रिड पद्धति कहाँ अपनाई गई थी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सिंधु सभ्यता के सभी स्थलों की खिड़की और दरवाजे पिछवाड़े की ओर खुलते थे? तो नहीं दोस्तों, लोथल नगर एक ऐसा था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तो तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी सैंधव सभ्यता में। नेक्स्ट है दोस्तों सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। तो सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित
मेलुहा, मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो ये सिंधु सभ्यता से ही है। नेक्स्ट है दोस्तों, सभ्यता संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। तो याद रखिएगा दोस्तों, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसने कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट महोदय ने। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किनकी पूजा किया करते थे? तो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, जिसका प्रयोग हम लोग आज भी करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह का। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में किसकी सर्वाधिक उपासना की गई है? तो मातृ देवी की। नेक्स्ट है दोस्तों, पशुओं में कुबर वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो पशुओं में कुबर वाला साड़ सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ जिसे भी कहा जा सकता है दोस्तों, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक थी। तो स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। तो मनोरंजन के लिए सैंधववासी दोस्तों मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग का बर्तन बनाते थे? तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे वह तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से वो घिरा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, पर्दा प्रथा और एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में भी प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली है? तो लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। नेक्स्ट है दोस्तों, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। तो सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये बाढ़ था।
आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि टेराकोटा किसे कहा जाता है, तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला है प्रमुख स्थल, फिर नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष और स्थिति। तो प्रमुख स्थल है दोस्तों सबसे पहला हड़प्पा। ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के। उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स है दोस्तों। तो उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों, हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स है। वर्ष 1921 में। स्थिति कहाँ है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला में। तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों, तो ये राखलदास बनर्जी हैं। कब दोस्तों, तो ये वर्ष 1922 में। इसकी स्थिति दोस्तों मोहनजोदड़ो की, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। तो मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में है। नेक्स्ट है दोस्तों चनहुद्रो। चनहुद्रो दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार है। तो चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे हैं, इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार हैं। वर्ष 1931 है तथा ये वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर है। वर्ष दोस्तों तो 1953 में। तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर है दोस्तों और ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है दोस्तों। कौन, तो कालीबंगन। नेक्स्ट है दोस्तों कोट दीजी। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद है। कब दोस्तों, तो 1953 में और ये सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में अवस्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद है और वर्ष 1953 में इन्होंने किया था खोज और सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में कोटदीजी अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता रागनाथ राव हैं। वर्ष दोस्तों 1953 से 1954 और ये वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिला में अवस्थित है। तो रंगपुर दोस्तों मादर नदी के किनारे है, रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता हैं। वर्ष 1953 से 54 है और ये गुजरात का काठियावाड़ जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों रोपर। रोपर सतलज नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। वर्ष दोस्तों 1953 से लेके 56 है और ये वर्तमान में पंजाब का रोपर जिला में अवस्थित है। तो रोपर दोस्तों याद रखिएगा सतलज नदी के किनारे है और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी तथा कब, तो वर्ष 1953-56 में और ये पंजाब के रोपर जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और ये इसकी उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है। कब, वर्ष दोस्तों तो 1955 एवं 1962। कहाँ दोस्तों अवस्थिति है इसकी, तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में। तो लोथल वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। नेक्स्ट है दोस्तों आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे हैं। तो आलमगीरपुर दोस्तों हिंडन नदी के किनारे हैं और यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। तो यज्ञदत्त शर्मा रोपर के भी उत्खनन करता है दोस्तों और आलमगीरपुर के भी उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा ही है। वर्ष याद रखिएगा दोस्तों 1958 में। कहाँ है इसकी अवस्थिति दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के
मेरठ जिला में अवस्थित है। कौन? तो आलमगीरपुर। नेक्स्ट है दोस्तों सूतकांगडोर। सूतकांगडोर सूतकांगडोर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये दासक नदी के दोस्तों, तो सूतकांगडोर दासक नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स है दोस्तों। तो याद रखिएगा सूतकांगडोर दासक नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स है। वर्ष याद रखिएगा दोस्तों 1927 एवं 1962 में। अवस्थिति तो ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे अवस्थित है। कौन दोस्तों? तो सूतकांगडोर दासक नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स है। वर्ष 1927 एवं 1962 में और अवस्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। नेक्स्ट है दोस्तों वनमाली। वनमाली किस नदी के किनारे है? तो ये रंगोई नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। वर्ष दोस्तों 1974 है और अवस्थिति हरियाणा का हिसार जिला है। तो वनमाली दोस्तों रंगोई नदी के किनारे हैं। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। वर्ष दोस्तों 1974 है और हरियाणा का हिसार जिला में वर्तमान में ये अवस्थित है। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा नदी के नहीं दिया हुआ है दोस्तों। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं और वर्ष 1990 से 91 है और ये गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है। तो धौलावीरा बहुत पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। इसके वर्ष 1990 से 91 है और ये गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट दोस्तों है वैदिक सभ्यता, जो कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।